અગત્યની પ્રેસ વાર્તામાં આપનું સ્વાગત છે। આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં એઆઈસીસીથી પધારેલા માનનીય શ્રીમતી યશોમતીબેન ઠાકુર આજે આપને પ્રેસ વાર્તા સંબોધવાના છે। તેઓ મહારાષ્ટ્ર સરકારના પૂર્વ મંત્રી રહી ચૂકેલા છે। મહારાષ્ટ્રની અંદર મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રીની સાથે સાથે તેઓ મહિલા આયોગના પણ સદસ્ય રહી ચૂકેલા છે। અત્યારે અમરાવતીથી મહારાષ્ટ્રના એમએલએ તરીકે તેઓ સેવા આપી રહ્યા છે। અમારી સાથે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાષ્ટ્રીય સેવા દળના અધ્યક્ષ માનનીય લાલજીભાઈ ઉપસ્થિત છે। અમારા કાર્યકારી પ્રમુખ આદરણીય વિમલસિંહભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે। સાથે સાથે વિમલભાઈ શાહ પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ, જેનીબેન ઠુમ્મર ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ, માનનીય હિતેન્દ્રભાઈ પીઠડિયા એસસી સેલના ચેરમેન, બહેન ગીતાબેન પટેલ મહામંત્રી શ્રી અને અમારા સાથી પ્રવક્તા માનનીય હિરેનભાઈ બેનકર અને મારા મિત્ર એવા પાર્થિવરાજ અઠવાડિયા અને સાથે સૂચનાબેન અહીંયા ઉપલબ્ધ છે, ઉપસ્થિત છે। હું વિનંતી કરીશ કે માનનીય આપણા એઆઈસીસીથી પધારેલા યશોમતીબેન ઠાકુર આપણને આજની પ્રેસ વાર્તા સંબોધિત કરે। आज हम लोग यहाँ पे हैं और करीबन 50 के ऊपर जगहों पे अपने देश में एआईसीसी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है कि 9 साल आदरणीय पंतप्रधान और उनके सत्ता को हो चुके हैं और 9 साल के 9 सवाल हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। 9 साल भ्रष्टाचार के, 9 साल तानाशाही के, 9 साल बेरोजगारी के, 9 साल सामाजिक उथल पुथल के, 9 साल जाति भेद बढ़ाने के, 9 साल आप सोचिए और किस किस चीज के हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन बड़े पैमाने पे खड़ा हो रहा है। चाइना बॉर्डर आप देख लीजिए, इकोनॉमी आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर आप देख लीजिए, किसानों को कोई वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे हो नहीं रहे हैं। और इस तरीके से सही मामले में आप देखो पूरा भ्रष्टाचार और पूरी तानाशाही हमारे देश में शुरू है। हम करे सो खाएगा, मैंने वो करे सो खाएगा और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़े पैमाने पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहाँ सत्ता आई उनकी वहाँ 40% से करप्शन होता है और जहाँ सत्ता नहीं आई वो पैसे लेकर सरकारें तोड़ते हैं। आप देखो गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में तो मैंने क्या कहना चाहिए, आपको ज्यादा मालूम है, लेकिन राजस्थान की सरकार भी तोड़ने की कोशिश हुई और किस तरीके से तोड़ने की कोशिश हुई, पैसे का उपयोग करके। इतने पैसे आते कहाँ से है, ये मामला क्या है, इसका जवाब तो जो सरकार अभी बैठी है केंद्र सरकार उनको देना पड़ेगा। मामला हमारे कुछ क्वेश्चन है, हमारे कुछ प्रश्न है आदरणीय पंतप्रधान जी के लिए और इन मामलों में वो कभी कोई जवाब ही नहीं देते। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों है? देश पूछ रहा है पंतप्रधान साहब आपको कि महंगाई ऐसी कैसी आसमान छू सकती है? क्यों अमीर और अमीर हो जा रहा है और क्यों गरीब और गरीब हो रहा है? हैव्स और हैव्स नॉट, जिनके पास है उनके पास बहुत है और जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार क्यों कर रही है? हमने कहा कि किसानों के वायदे थे, किसान वहां पे दिल्ली में आंदोलन के लिए बैठे थे, करीबन 1 साल तक वो आंदोलन चला और जब सरकार को सहन नहीं हुआ,
यानी सहनशील सरकार तो बिल्कुल नहीं है। भावनाएं तो मर चुकी है केंद्र सरकार की, लेकिन उनको जो वायदे किए गए थे, एमएसपी का जो वायदा था, वो वायदा क्यों पूरा नहीं हुआ और इसके ऊपर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते। आपने देखा है कि बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है। गरीब जनता के जो पैसे एलआईसी और सीबीआई में रखे गए हैं, वो पैसे उनके दोस्तों को दिए जा रहे हैं और कुछ दोस्त तो ऐसे हैं कि जो लुटेरे हैं और उनको हमारा देश छोड़ के बाहर जाने की सहूलत भी कर दी जाती है केंद्र सरकार से। होता है या नहीं होता है? होता है, ये वास्तविकता है। कैसे मेहुल चोकसी कैसे चले जाते हैं, कैसे हमारे देश के पैसे कैसे लूट लेते हैं, कैसे ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं और कैसी बर्बादी ये लोग हमारे देश में लाते हैं। आपने देखा होगा पुलवामा क्या हुआ, कहाँ से आरडीएक्स आया, उसके केस का क्या हुआ, कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं और कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे पंतप्रधान साहब ने। मुझे नहीं लगता है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कभी कुछ बोले। चाइना को बोले लाल आंखें दिखाएंगे, लाल आंखों की बात तो दूर रह गई, ये तो लाल शर्ट पे आकर लटक गई। वो क्या रहा, इतना खिलवाड़ अपने देश के साथ हो रहा है, अपने जवानों के साथ हो रहा है, अपने सिक्योरिटी के साथ हो रहा है कि ये अब सहन नहीं हो रहा है लोगों को। और इसका सवाल, इसका ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं पंतप्रधान साहब को, इसका जवाब आपको देना होगा। जनता पूछ रही है, हिंदुस्तान पूछ रहा है, भारत देश ये सारे सवाल पूछ रहा है। सोशल हार्मनी कैसी बिगड़ेगी, इसका पूरा पूरा ख्याल केंद्र सरकार रख रही है। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जबरन कुछ बातें इस तरीके से सामने आती है कि जो सिर्फ चुनावों के लिए फायदेमंद है। देश के बारे में कोई सोचते नहीं। क्या था नोटबंदी, क्या थी नोटबंदी, और फिर बाद में वापस क्यों करनी पड़ी? आप बोल रहे थे लोगों को कि ये आपके फायदे का है, 50 दिन में मैं देश ठीक ठाक कर दूंगा, 50 दिनों में लोगों की तकलीफ बंद हो जाएगी। कितने करोड़ लोगों को आप रोजगार देने वाले थे, वो रोजगार के बारे में तो कुछ भी नहीं, एक सवाल भी नहीं, और बोलते हो कि क्या भजिए तल, भजिए तलना, ऐसा बोलना आपको शोभा देता है? आप एक तरफ युवाओं के रोजगार उनसे छीन रहे हो, आपके दोस्तों को सब कुछ दे रहे हो, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है और छोटे बिजनेसेस है, बड़े बिजनेसेस है, सब कुछ 2-3 गिनों लोगों के हाथ में है। और जो सामान्य लोग हैं, जो छोटे कारोबार करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। उन लोगों के लिए मुझे पता है, मुझे कुछ लोग यहाँ गुजरात में मिले थे कि आप लोगों के ऊपर क्या दादागिरी होती है, टेंडर नहीं लेना चाहिए, इसके लिए हमें किस तरीके से फंसाया जाता है। मैंने गुजरात में हो रहा है तो पूरे देश में भी यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और इसकी आवाज पत्रकार भाइयों बहनों, मैं आपको विनती करती हूँ कि एक तरफ विश्वगुरु होने का बहुत बड़ा नाटक यहाँ पे होता है और दूसरी तरफ अपने देश का संविधान तोड़ने की पूरी साजिश होती है। मैंने ये जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की है क्या? ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है और आपका आधार हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को देखो सत्ता के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के लिए ये बात आगे लानी पड़ेगी। आप लोगों को इस देश का की जो लोकशाही है वो बचानी पड़ेगी और आप लोग हमको साथ देंगे तभी ये बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। नहीं तो है ही, भाई साहब तो है ही, मैंने एक तरफ निवाला खींचते हैं और दूसरी तरफ मोर दिखा कि उनको दाने देते हैं। अब दाने वाली बात है तो आप बहुत बड़े पैमाने पे ये कह रहे हो कि हम इतने हजारों इतने
लाखों लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे बीपीएल में जो लोग थे उनके भी तो अकाउंट्स और उनके भी तो नंबर्स बढ़ चुके हैं। अब बीपीएल वालों के नंबर जब बढ़ते हैं देश में, तो क्या देश ने प्रगति की है, ऐसा आप बोलोगे? जो वेलफेयर स्कीम्स 2014 के पहले शुरू की गई थी MREGS की जैसे, वैसे वेलफेयर स्कीम्स की बजट में आप लोगों ने पैसे कम कर दिए। अब फिर रोजगार दोगे कैसे और रोजगार युवकों को मिलेगा कैसे? ये सारी चीजें भाइयों आप लोग सोचोगे इसके ऊपर, और जन सामान्यों तक ये बात सचमुच तो पहुंच गई है, लेकिन आप यदि पहुंचाओगे तो और अच्छे बड़े पैमाने पे पहुंचोगे। कोविड में क्या हुआ? एक तरफ हेलो ट्रम्प हुआ, जिसके लिए आप लोगों को देश के एयरपोर्ट्स खुले रखने पड़े। हेलो ट्रम्प होने के बाद में कोविड आया। कोविड आने के बाद में इल्जाम किसके ऊपर डालना है? तो कुछ एक विशिष्ट समाज के ऊपर इल्जाम डाला। इल्जाम डालने के बाद में क्या हुआ? जाति भेद, सोशल जस्टिस जो हम लोग इतने सालों से जिसको हम खड़ा कर रहे थे, वो बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। एकाएक आप लोगों ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, और लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद थाली बजाओ और कोरोना भगाओ, ऐसे बेहुदा बातें इस देश में आप लोगों ने करने की कोशिश की। जनता आपको माफ नहीं करेगी। 9 साल आपके भ्रष्टाचार के हो चुके हैं। 9 सवाल हम लोगों ने आपको पूछे, इन 9 सवालों का जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो जनता आपको। इतना ही मुझे कहना है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप जरूर पूछिए। આજે આપણી વચ્ચે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી વતીથી અમારા રાષ્ટ્રીય સ્પોક પર્સન યશોદીબેન અહીંયા પધાર્યા છે। આપણે સૌ કોંગ્રેસ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ વતી હું એમનું સ્વાગત કરું છું। સાથે ઓલ ઇન્ડિયા સેવા દળના પ્રમુખ લાલજીભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। ઉપપ્રમુખ ભાઈ વિમલભાઈ શાહ છે, મહિલા કોંગ્રેસના જેનીબેન છે, પ્રવક્તાશ્રીઓ હેમંતભાઈ રાવલ, અને ઉપસ્થિત વિજેન્દ્ર પીઠડિયા અને બેંકર અને તમામ કોંગ્રેસના આગેવાનો। જે રીતે યશોમતીબેને વાત કરી આપણી સાથે 9 વર્ષ અને 9 સવાલ, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સત્તામાં આવતા પહેલા જે લોકોને જે ખાલા વચનો જે એમને આપ્યા હતા, 2 કરોડ યુવાનોને રોજગાર આપીશું, મોંઘવારી, બેકારી, બેરોજગારી દૂર કરીશું, ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરીશું, આવા જે લોકોને વાયદાઓ આપ્યા હતા, આજે 9 વર્ષ થયા વડાપ્રધાનશ્રીને। આ રાજ્યમાં એમની સરકાર છે, ભાજપની કેન્દ્રમાં પણ ભાજપની સરકાર છે, એ પછી પણ આજે બેરોજગારીની અંદર યુવાનો રોજગારી ના મળવાના કારણે ખૂબ જ કફોડી પરિસ્થિતિમાં છે। ક્યાંક યુવાનો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે। લાખો રૂપિયાઓ ખર્ચીને જ્યારે પરિવારજનોને શિક્ષણ આપતા હોય ત્યારે એમને રોજગાર નથી મળતો। વારંવાર પેપર લીક કૌભાંડ થાય છે। ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને પેટ્રોલ, ડીઝલ, તમામ ક્ષેત્રે આપણે જોઈએ છે કે મોંઘવારી આસમાને પહોંચી છે, અને એના માટે સરકારે કોઈ પગલા લેવાના કોઈ પણ પ્રયાસો નથી કર્યા।
જ્યાં જ્યાં કોંગ્રેસની સરકારો છે રાજ્યમાં ત્યાં એ લોકોએ વીજળીના દરો ઘટાડ્યા છે, ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવના દરો ઘટાડ્યા છે, જે લોકોને એનો લાભ મળી શકે, સામાન્ય વ્યક્તિઓને એનો લાભ મળી શકે। એ જ રીતે બેરોજગાર યુવાનોને રોજગારી ભથ્થું આપ્યું છે। અનેક યોજનાઓ લોકોને આરોગ્ય માટે પણ કોંગ્રેસ સરકારોએ અનેક લાભો આપ્યા છે। જ્યારે ભાજપ સરકાર માત્ર અત્યારે સમગ્ર દેશની અંદર જે ભાઈચારો, સદભાવના, આ દેશની એકતા અખંડિતતા ટકાવવા માટેની કોંગ્રેસે જે બલિદાનો આપ્યા છે, આજે એની સામે આજે આ સરકાર જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક નફરત, ક્યાંક ને ક્યાંક જાતિવાદ, ધર્મવાદના આધારે સમગ્ર દેશમાં જે માહોલ ઉભો કરી રહી છે, માનું છું કે આ લોકશાહી પ્રજાતંત્ર માટે એક ખતરારૂપ છે। આજે જે સરકારો તોડી દેવામાં આવી છે, યશોમતીબેને બહુ સારી વાત કરી કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર જોઈ લો, મધ્યપ્રદેશ સરકાર જોઈ લો, રાજસ્થાન સરકાર, ગોવા સરકાર, તમામ ચૂંટાયેલી પ્રજાએ ચૂંટાયેલી સરકારોને તોડી દઈને અને હેમકેમ પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તાનો જે રીતે દુરુપયોગ કરી રહી છે, ક્યાંક સીબીઆઈ, ક્યાંક ઈડી, ક્યાંક ઇન્કમ ટેક્સ, એના સિવાય કોઈ બીજું કાર્ય કરી નથી। આજે એમને 9 વર્ષ થયા અને ગુજરાતમાં આટલા વર્ષોથી સરકાર છે, પણ આજે પણ મોંઘવારી, બેકારી, બેરોજગારી અને ખેડૂતો સૌથી વધારે માર જે ખેડૂતોનો પડ્યો છે કે આજે કમોસમી વરસાદ વારંવાર જ્યારે પડી રહ્યો હોય ત્યારે ખેડૂતોને જે વળતર મળવું જોઈએ એ વળતર પણ પાકને એમને નુકસાનને નથી મળી રહ્યું અને ખેડૂતો પણ બેહાલ થયા છે। ત્યારે યુવાનો, ખેડૂતો એવી અનેક મુશ્કેલીઓના કારણે, મહિલાઓ મોંઘવારીના કારણે અસહ્ય પીસાઈ રહી છે। ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં ભાજપ સરકારે 9 વર્ષ કેન્દ્રમાં સત્તા ઉપર રહ્યા પછી એમની નિષ્ફળતા થઈ છે। સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે 9 વર્ષ અને 9 સવાલો સાથે નીકળી છે અને એના માટે સુપ્રીમ બેન આપણી વચ્ચે પણ આવ્યા છે, કોંગ્રેસના તમામ આગેવાનો આપણી વચ્ચે આવ્યા છે કે લોકોને અમે આપના માધ્યમથી પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કે તમે વચનો આપ્યા છે એ વચનો ક્યારે પૂરા કરશો? ધન્યવાદ। सारे बोलने के बावजूद जब ये मुद्दे आए उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा बड़े अंतर से ये मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस को असर नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है आपको? देश की सिक्योरिटी लोगों को मायने नहीं रखती है, ऐसा आपको लगता है? इसलिए मैंने बोलते बोलते ये बोला भाई साहब आपको कि ये जन सामान्य तक ये पहुंचने का काम, लोकशाही का जो चौथा स्तंभ होता है वो प्रेस और मीडिया होती है। आप लोग जैसे दिखाओगे वैसे लोग समझेंगे, और मेरे समझ से नहीं चेंज होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, उसके पहले भी मध्य प्रदेश में भी इसके पहले की सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। गोवा में भी बड़े पैमाने के ऊपर लोग कांग्रेस की जीत के आए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों को भ्रष्टाचार करने की आदत इतनी लग चुकी है, इन लोगों के पास इतना काला धन आ चुका है। मुझे बात बताइए, आप 15 लाख मिलने वाले थे, भ्रष्टाचार कम होने वाला था, वो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या? तो बीपीएल वाले के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बढ़े, बेरोजगारों के आंकड़े बड़े पैमाने पर बढ़े। तो फैक्ट ये है कि वास्तविकता लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ऐसी बात नहीं है। और आप आगे आगे देखो, कर्नाटक में जो शुरू हुआ है वो पूरे देश में फैला हुआ है, ये फैक्ट है। हिमाचल में भी क्या हुआ? अब है ही कितनी जगह, आप ये भी देखो कि बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी जगह है, 2-4-5 स्टेटों में तो है, बाकी तरफ तो उन लोगों ने कोई गठबंधन किया हुआ है या विरोध में जो है उनका गठबंधन हुआ है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बात इतनी है कि हमें यदि प्रेस हेल्प करती है इस देश को बचाने में, देखो देश मेरा अकेले का नहीं है, या जो व्यासपीठ पर बैठे हैं उनका अकेले का नहीं है, या अकेले बीजेपी का या अकेले कांग्रेस का नहीं है। देश हमारा है, हर जन सामान्य का ये देश है। और ये देश को यदि बचाना है, इस
संविधान को यदि बचाना है और लोकशाही जो हम लोग जो मानते हैं, जो हम लोग जब से जन्मे हैं इस देश में, जो लोकशाही हम लोगों ने देखी है, वो लोकशाही सही मायने में यदि अपने देश में रहना चाहिए, बदलाव जरूरी है और ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और ये जो दादागिरी और तानाशाही करते हैं ये भी बंद होना चाहिए। मैडम, आप बोलती हो जो कि कर्नाटक में बात सही है, लेकिन गुजरात में मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि और राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो 2-4 चले जाते हैं आपके, तो उसमें मीडिया का क्या रोल होता है? देखो ऐसा है, आज की प्रेस 9 साल और 9 सवालों के ऊपर है, ठीक है। हम लोग गुजरात की राजनीति यहाँ पे नहीं डिस्कस करने आ रहे, फिर भी आपके सवाल के ऊपर मैं ये कहूँगी कि इतने पैसे आते कहाँ से है विधायक को खरीदने के लिए? और 22 करोड़ विधायक के आते 22 करोड़, महाराष्ट्र में तो 40 करोड़ तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें